Hello everyone, hello students. My name is Dr. Pramod Shukla. Today we will be studying the portrait of a lady, which is the first chapter of class 11th English textbook Hornbill. And this story has been written by Khushwant Singh. There are two books. One is Snapshot and another is Hornbill, and this is the first book Hornbill and first chapter. और बच्चों, ये जो लेसन है, दिस लेसन टॉक्स अबाउट द रियल लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह, स्पेशली रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह विथ हिज ग्रैंड मदर. मैं जो पढ़ाऊँगा आज उसमें मैं क्या करूँगा कि इस चैप्टर को मैं डिवाइड कर दूँगा 6 अलग अलग फेजेस में. फेज़ यानी चरण, 6 अलग अलग फेजेस में, और उन फेज़ में मैं अलग अलग तरीके से इजीली वे पे बताऊँगा एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आपको आसान लगे. उससे पहले ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए, करियर इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल है. क्लास ख़त्म होने के बाद ये आपको यूट्यूब में भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसे बार बार देखकर तैयारी कर सकते हैं. आइए शुरू करते हैं. ये आप देख सकते हैं, ग्रैंड मदर इसमें मेन कैरेक्टर है. एंड उसके बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम जान लें, फिर हम चैप्टर के जो टेक्स्ट है उसकी ओर चलेंगे. ग्रैंड मदर was an old lady, slightly bent. She is short-heighted. हमेशा उनके हाथ में होल्डिंग अ रोजरी इन हर हैंड, जिससे कि पता चलता है कि सी वाज रिलीजियस लेडी. एंड सी हैज़ ए रिंकल्ड फेस पे झुर्रियाँ थी, एंड वाइट हेयर. फैट थी, बड़ी प्योर सोल वाली थी, उनके अंदर से बड़ी साफ दिल की थी. एंड वो ग्रैंड मदर हेल्प करती हैं, जो नरेटर हैं, हमारे ऑथर हैं, लेखक हैं, उनकी बचपन में उनको स्कूल जाने के लिए तैयार होने में. आइए अब फर्स्ट जो फेज़ है उसकी बात करें. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, देयर विल बी 6 फेजेस. 6 फेज़ में हम डिवाइड कर चुके हैं. तो ये आप कुछ वर्ड्स हैं. फर्स्ट फेज़ में मैंने लिया है पैराग्राफ. आपके टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे पैराग्राफ 1, 2, 3, 4. ये जो पैराग्राफ है उसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रैंड मदर के बारे में, डिस्क्रिप्शन उनके चाइल्डहुड के बारे में, बचपन में उसके लेखक के साथ क्या होता है, और both were together, made him ready for school, spent time in reading scriptures, fed the village dogs. Scriptures क्या होता है? धार्मिक किताबें हैं, आपको मैं बता चुका हूँ. आइए शुरू करते हैं. बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है माय ग्रैंड मदर. ये एक नरेटिव स्टोरी है. नरेटिव कहानी मतलब किसी भी कहानी में एक केंद्रीय कैरेक्टर होता है, सेंट्रल एक कैरेक्टर होता है. इसमें सेंट्रल जो कैरेक्टर है वो ऑथर, लेखक खुशवंत सिंह स्वयं हैं, जिसमें वो स्वयं लिखते हैं. तो मैं पैराग्राफ, आपको बुक सामने में रखना है, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4. मैं इंग्लिश का जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन करते हुए बताऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करूंगा. अब बुक देखेंगे, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. ये इंग्लिश का टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा. इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेशन करते हुए चलता हूँ. मेरी ग्रैंड मदर जो दादी माँ है, जैसा कि सभी की दादी माँ होती हैं, एक ओल्ड लेडी थी. करीब 20 वर्षों से, जब से मैं दादी माँ को जानता था,
वह ओल्ड लेडी ही थी, वृद्ध महिला ही थी। उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थीं। लोग उनके बारे में कहते थे कभी वह जवान और सुंदर थी और उनका पति यानी मेरे दादा जी का चित्र बैठक में लगा हुआ है, वहाँ पर जो टंगा हुआ है। हालांकि वो जवान और सुंदर थी यह मुझे विश्वास नहीं होता। उन्होंने एक बड़ी सी, मेरे जो दादाजी का फ़ोटो है उसमें एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। पगड़ी, टर्बन, आप वर्ड्स का मीनिंग भी देखते जाइए। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रखे थे और लगभग उनकी आयु 100 वर्ष की लगती थी। मेरे दादाजी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे होंगे। वे ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे। जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है तो यह विचार मुझे काफ़ी स्ट्राइक करता है, उद्वेलित करता है। वह कभी कभी उद्वेलित, रिवोल्टिंग लिखा हुआ है। वह कभी कभी अपने बचपन के खेलों को बताती थी कि दादी जब बच्ची थी तब। हालांकि यह मुझे काफ़ी हास्यास्पद लगता है और कभी कभी अशोभनीय भी लगता था। हम उनकी बातों को किसी फैबल्स, पुरानी किसी कहानियों के जैसे समझते थे। जो पैराग्राफ 2 देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और सामने की ओर झुकी हुई थी, थोड़ा सा। उनके चेहरे पर चारों तरफ रिंकल्स थे जो आड़े टेढ़े थे। हम जब से उन्हें जानते थे वह वैसे ही दिखती हैं। ओल्ड, वृद्ध या बूढ़ा, इतना बूढ़ा, इतनी बुढ़िया कि उससे अधिक ओल्ड एज की नहीं कोई भी दिख सकता। और 20 वर्षों से लगातार समान आयु के वह बनी रहीं। वह कभी अच्छी नहीं थी लेकिन वह सुंदर वाकई थी, दिल की सुंदर थी। वह घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। एक हाथ उनके कमर पर होती थी ताकि वह अपने शरीर का बैलेंस बनाए रख सके और दूसरे हाथ में जपने का माला होता था। उनके जपने का माला, रोजरी। उनके सफ़ेद बाल इधर उधर बिखरे होते थे। उनके उदास और जो चेहरे पर धसे हुए चेहरे दिखते थे उन पर बाल बिखर जाते थे। होंठ, उनके लिप्स हमेशा कुछ न कुछ बुदबुदाते थे, ऐसा लगता था वो प्रार्थना कर रही हैं। वह सर्दियों के पर्वत के समान सफ़ेद, स्वच्छ व शांत हमेशा दिखाई देती थी। मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। ये पैराग्राफ 3। मेरी दादी माँ बहुत अच्छे और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। जब मेरे माता पिता शहर गए तब वे मुझे दादी की माँ के पास छोड़ दिए थे और हम लोग स्थायी रूप से एक साथ रहते थे। वह मुझे रोज़ सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वह मुझे बहलाती थी और वस्त्र पहनाती थी तब वह सुबह का प्रार्थना किया करती थी। वह प्रार्थना नीरस आवाज़ में गाती थी। उनकी आवाज़ को मैं ध्यान से सुनता भी था। मुझे अच्छा लगता था। मैं उनकी आवाज़ को इसलिए भी सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को चाहता था, लेकिन कभी ध्यान से नहीं सुन पाया, सुनने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वह मेरा लकड़ी का स्लेट जानते हैं, बचपन में जो लकड़ी का स्लेट लिखे होंगे आप लोग भी, लकड़ी का स्लेट लाते थे जिसे वह पहले से ही धो पोंछ कर पीली कलर की चाक लगाकर तैयार करके रख देती थी।
एक छोटी सी मिट्टी से स्याही इंक का जो दवात है, एक लाल कलम और सबको एक साथ बांधकर मुझे दे देती थी। और साथ ही साथ स्टील चपाती, जो मोटी बासी रोटी है जिस पर मक्खन और चीनी लगा दिया जाता था, उसको नाश्ता करने के बाद हम स्कूल की तरफ जाते थे। वह अपने साथ कुछ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए रख लिया करती थी। अब पैराग्राफ 4 देखिए। माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple। ये पैराग्राफ का हिंदी अपन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। स्कूल मेरे मंदिर से लगा हुआ था। वहाँ का जो पृष्ठ था, पुजारी था, हमें वर्ण ज्ञान और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। जब सभी बच्चे बरामदे में पंक्ति में बैठकर अल्फ़ाबेट को, वर्णों को या प्रार्थना को गाते थे, तब दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता, हम दोनों एक साथ निकल जाते थे वापस। इस समय, वापसी के समय, गाँव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। जब हम रोटी को, स्टील जो चपाती, बासी चपाती को उनके सामने फेंक देते थे, तो वे एक दूसरे से लड़ते थे, गुर्राते थे और हमारे पीछे घर तक आ जाया करते थे। फेड द विलेज डॉग्स हम खिलाते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ में बच्चों पैराग्राफ 5 और 6 आपको देखना पड़ेगा। पैराग्राफ 5 देखिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। इसमें मेन जो हम डिस्कस करेंगे, इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या हुआ बचपन में, जैसा कि वो ले जाते थे और थोड़ा बड़े हुए शहर में, सिटी में शिफ्ट हुए, तब क्या हुआ। सेम रूम, इंग्लिश स्कूल, नो डॉग्स, है ना, डॉग्स थे बचपन में जो गांव के स्कूल में अब नहीं थे। रिप्लेस, उसके जगह में आ गए थे बर्ड्स। टॉट म्यूज़िक साइंस, मुझे म्यूज़िक और साइंस जो पढ़ने को मिलता था वो पसंद नहीं था, तो डिस्टर्ब थी। ये सब है। आइए फेज़ 2 जो पैराग्राफ 5, 6 है उसकी बात करें। ये शुरू होगा पैराग्राफ 5। व्हेन माय पेरेंट्स वे कंफर्टेबल। जब मेरे माता पिता व्यवस्थित रूप से शहर में स्थापित हो गए, वे हमें बुलवा लिए। यह समय हमारे दोस्ती का महत्वपूर्ण बिंदु था। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, इन द सेम रूम। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस में चढ़कर जाता था। शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और दादी माँ शहर में घर के आंगन में आए हुए गौरैया चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। वर्षों बीत गए थे। अब हम बहुत कम एक दूसरे को देख पाते थे। कुछ समय तक वह मुझे लगातार उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब मैं स्कूल से वापस आता, वह मुझसे पूछा करती थी कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्दों को बताया करता था, कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया करता था, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या आर्किमिडीज का थ्योरी, वेलोसिटी, या अर्थ राउंड है, पृथ्वी गोल है, इसके बारे में। यह सुनकर मेरी दादी माँ अपसेट हो जाया करती थी। वह मुझे मेरे पाठों को पढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और निराश हो जाती थी और
वो इसलिए भी निराश होती थी कि क्योंकि वहाँ भगवान और धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाया जाता था। एक दिन मैंने कहा मुझे आज स्कूल में म्यूज़िक की शिक्षा दी गई है, संगीत की शिक्षा दी गई। वह अत्यधिक नाराज़ हो गई। उनकी नज़र में संगीत का ज्ञान प्राप्त करना निम्न स्तर के लोगों का काम था। इस पर जो अच्छे लोग हैं उनका रोल नहीं रहता था, बल्कि भिखारियों का एकाधिकार होता था, मोनोपोली एकाधिकार होता था। संगीत अच्छे लोगों के लिए नहीं था, ये वो मानती थी। हार्लोट्स मतलब हार्लोट्स एंड बेगर, हार्लोट्स यानी जो वेश्याएँ होती हैं उसके संबंध नाचने वालियाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ने असहमति जाहिर कर दी थी। उसके बाद से वे मुझसे बड़ी मुश्किल से बात किया करती थी। फेज़ 3 की बात करें अपन, फेज़ 3 में अब फेज़ 3 चरण तीसरे में पैराग्राफ 7 को आप देखिए। पैराग्राफ 7 की शुरुआत है, व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी। ये अपन लेते हैं इसको फेज़ 3 में। आप ओपन कर लीजिए पैराग्राफ 7 फेज़ 3, और पैराग्राफ 8 जो है वो नेक्स्ट उसमें पैराग्राफ 7 देखिए। जब व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, यूनिवर्सिटी गया, मुझे एक निजी कमरा दिया गया। हम दोनों के बीच जो सामान्य जुड़ाव था वह टूट चुका था, टूट चुका था। मेरी दादी माँ ने अपने एकांत को जैसे स्वीकार कर लिया था, सेक्लूजन, एकांत स्वीकार कर लिया था। वह मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती और मिली से बात करती। मॉर्निंग से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखे में लगी रहती थी। स्पिनिंग व्हील, कोई चरखा बोलते हैं, लगी रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी। सिर्फ दोपहर के समय जब उनके आराम करने का समय होता, वह चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। जब वह बरामदा में बैठकर रोटी के टुकड़े करती, तब सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाया करती और चिरपिरिंग करती थी। कुछ चिड़ियाँ उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते थे, कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे। वह मुस्कुराती रहती थी, लेकिन कभी उन्होंने चिड़ियों को भगाया नहीं। यह आधे घंटे का समय दादी माँ के लिए बहुत ही सुख का समय होता था। ये जो आधे घंटे का समय बड़ा ही सुख का समय होता था। फेज़ 4 की बात करें, पैराग्राफ 8 देखिए, पैराग्राफ 8, पैराग्राफ व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। ये पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 8। इसमें रेलवे स्टेशन में दादी माँ को छोड़ने के लिए आना, मेरा विदेश जाना, ये सब है। आइए देखते हैं डिटेल में। जब मैंने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया तो मुझे मालूम था कि दादी माँ इस बात को सुनकर अपसेट हो जाएंगी। मुझे 5 वर्षों के लिए विदेश जाना था। उनसे इस उम्र में ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, लेकिन मेरी दादी माँ सुन सकती थी। वह इतनी भावुक नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप को छोड़ने के लिए भी आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और न ही किसी प्रकार की कोई सेंटिमेंट, संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संवेदना व्यक्त की। उनके होंठ प्रार्थना कर रहे थे और उनका मस्तिष्क प्रार्थना में लिप्त था। उनकी उंगलियां माला जप रही थी, रोज़री माला जप रही थी। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और जब मैं गया तब मैंने उनके द्वारा गीले किए गए माथे का इज्जत किया। शायद यह दोनों का आखिरी मिलन हो, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। फेज़ 5 देखते हैं। फेज़ 5 में पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 10, पैराग्राफ 11, पैराग्राफ 12 ये शामिल किए हैं, जिसमें मैं 5 साल बाद लेखक वापस आ जाता है, आके देखता है कि ग्रैंड मदर
थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। अनचेंज लिखा है, चेंज हो चुकी हैं, अनचेंज को काट लीजिएगा, अनचेंज नहीं है वो, स्लाइट चेंज है। शाम के समय में महिलाओं के साथ वो बैठकर ढोलक बजाया करती थी और होम कमिंग जो वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा, उनके बारे में गीत गाया करती थी। आइए डिटेल देखते हैं पैराग्राफ 9। पैराग्राफ 9, बट दैट वाज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक। ये देखते हैं पैराग्राफ 9 का। लेकिन ऐसा नहीं था, नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद मैं वापस आया घर। उनसे स्टेशन पर मिला, वो मुझे स्टेशन लेने आई थी। वह एक दिन की भी बड़ी नहीं दिख रही थी, वृद्ध नहीं लग रही थी। अभी भी उनके पास शब्द नहीं था। और जब उन्होंने मुझे बाहों में लिया तब भी मैंने उनकी प्रार्थना को सुना। यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन उनकी खुशी के क्षण चिड़ियों को देर तक खिलाने में कुछ हल्की फुल्की झिड़कियों के साथ बीता था। माइल्ड हल्की फुल्की झिड़कियों के साथ बीता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवनिंग का टाइम था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। पैराग्राफ 10 देखिए, शाम का समय था। एक चेंज दिखा, परिवर्तन दिखा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, पुरानी ढोल लाई और गाना गाने लग गई। कई घंटों तक लटकते हुए जीर्ण शीर्ण ढोल पर थाप के साथ गीत गाती रहीं, जैसे कोई विजेता घर आया हो। हम लोगों ने उन्हें रोका। विजेता वॉरियर, हम लोगों ने उन्हें रोका। यह पहला अवसर था जब मैंने देखा कि दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सुबह की बात थी, वह बीमार पड़ गई। पैराग्राफ 11, हल्का बुखार था, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोचा। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत अब नज़दीक है। उन्होंने कहा कि अब वह कुछ घंटे की मेहमान है। उनकी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय ख़त्म होने जा रहा है। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। अब वह कोई समय बात करने में व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी प्रोटेस्टेड। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर लिया। वह बिस्तर पर बड़ी शांति से लेटी हुई थी और रोजरी पर या माले पर हाथ फेर रही थी। इसके पहले कि हम लोग कुछ अंदाज लगा पाते, उनके होंठ अचानक रुक चुके थे। हर लिप्स स्टॉप्ड और उनके बेजान उंगलियों से माला नीचे गिर चुका था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। एक शांत निर्जीवता उनके चेहरे पर फैल चुकी थी। अ पीसफुल पैलर मतलब निर्जीवता स्प्रेड ऑन हर फेस फैल चुकी थी और हमें लग गया था कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है। अब फेज़ 6 की बात करते हैं। फेज़ 6 में आप पैराग्राफ 13 देखिए। पैराग्राफ 13, पेज 6, पैराग्राफ 13। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हम लोगों ने उन्हें रीति के अनुसार पलंग से नीचे उतार कर फर्श पर सुला दिया था। शरीर पर लाल कलर का कफन डाल दिया था। कफन, श्राउड, वर्ड्स का मीनिंग देखते जाइए, नोट कर लीजिए। कुछ घंटे विलाप करने के बाद, रोने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। शाम का समय था। हम उनके कमरे में अर्थी और काठी लेकर गए। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे में और बरामदे में प्रकाश आ रहा था। स्वर्ण जैसे चमक रहा था, प्रकाश सोने जैसे चमक रहा था। आंगन के आधे दूर जाकर हम रुक गए। पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, जहाँ उन्हें लाल कफन में लपेट कर लिटाया गया था, हजारों की संख्या में गौरैया
स्पैरो बर्ड, गरौइया चिड़िया फर्श पर फैली हुई थी। उनमें चरफरिंग नहीं हो रही थी, वो आपस में ची ची नहीं कर रहे थे। हमें उनकी स्थिति पर दुख हुआ। मेरी माँ उन चिड़ियों को खाने के लिए ब्रेड के कुछ टुकड़ों को लाई। रोटी के वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे, स्कैटर्ड, बिखेरना, उनके सामने डाल दिए, बिखेर दिए, जिस तरह दादी माँ खिलाया करती थी। चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब दादी माँ की डेड बॉडी को ले गए, चिड़िया भी आपस में चुपचाप मिलकर उड़ गईं। दूसरे दिन सुबह सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी ने रोटी के टुकड़े को उठाया और कचरे के डिब्बे में सफाई करते हुए डाल दिया। इस तरह से खुशवंत सिंह द्वारा लिखी हुई यह कहानी समाप्त हो जाती है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यूट्यूब का चैनल करियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में जाएं, ओपन करें और इसे लाइक शेयर करें बच्चों को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सबको धन्यवाद।